हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में करेंगे हमारा ड्यू सोल का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटीज़। इस सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बनता है सामाजिक बहिष्कार के ऊपर कि सामाजिक बहिष्कार क्या है, समझाइए। तो देखिए, हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं सामाजिक बहिष्कार क्या है। सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को उनके विभिन्न अधिकारों के पूर्ण वंचित कर दिया जाता है या उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो कि उनको अब हम किसी एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो ओल्ड जो नाइनटीन सेंचुरी या फिर हम कहते हैं 90s किड जो है, उससे पहले की जो हमारी सोसाइटी है, तो इसमें क्या होता था, मोस्ट ऑफ़ द फैमिलीज़ में जो था इंडिया में अंदर कि एजुकेशन जो थी फीमेल्स के तौर पे बिल्कुल बैन थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द फैमिली जो थी फीमेल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। जितने भी बाहर का कोई काम काज हो गया वो भी उनको प्रोवाइड नहीं करती थी। जो भी सैलरी बिज़नेस का या फिर कोई एजुकेशन का या सर्विसिंग का या कोई बिज़नेस का जो भी काम होता था वो मेल्स को ज़्यादा तौर पे दिया जाता था। तो ये एक हमारा ये बेसिक सबसे कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लिख सकते हैं कि सामाजिक बहिष्कार क्या है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वो न्याय के लिए हो, चाहे कानूनी तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, समाज आपको उनको करने की राय नहीं देता है या अधिकार नहीं देता है। और अगर देता भी है तो बहुत लिमिटेड देता है, थोड़े बहुत देता है या फिर पूरी तरीके से उनको बैन कर देता है कि आप इस प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते, जिसको हम सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है द्विभाषावाद और बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं। तो द्विभाषावाद, सबसे पहले इसी को हम समझेंगे। द्विभाषावाद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आमतौर पे एक से अधिक और अधिक से अधिक दो, यानी कि दो भाषाओं का ज्ञान रखता है, दो भाषाओं को बीच संबंध जानता है, दो भाषाओं को बोलता है। आमतौर की ज़िंदगी में अपनी दो भाषा का प्रयोग करता है, जैसे हम भी हैं। हम अगर जाने तो हम द्विभाषावादी नहीं, हम बहुभाषावादी कहलाएंगे। जो भी अभी एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, वो भी द्विभाषावादी है। क्यों? एक अपनी लोकल लैंग्वेज कोई भी होती है, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, कोई भी भाषा हो गई। एक दूसरे हम किसी स्टेट में चले जाएंगे तो उस स्टेट की लैंग्वेज हमको आ जाएगी, तो यानी हम द्विभाषावादी तो हम हैं ही। अगर दूसरे स्टेट की नहीं आती तो इंग्लिश भी कुछ कुछ तो आती है, तो वो भी हमारे द्विभाषावाद के अंदर ही आती है। फिर आता है बहुभाषावादी। बहुभाषावादी वह व्यक्ति होता है जिसको दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है और उसको अपने प्रयोग में लेता है, यानी हिंदी, इंग्लिश और फिर कोई भी अपनी एक मदर टंग जो उसकी हो गई लोकल लैंग्वेज, उसको भी अपना यूज़ में लेता हो। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम बहुभाषावादी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है और उनको यूज़ करता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहें, इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टी लैंग्वेजिज्म। मल्टी का मतलब इसके अंदर दिया गया है, मल्टी शब्द का मतलब इसके अंदर दिया गया है बहु, और लिंग्विल का मतलब दिया गया है भाषा, यानी कि बहुभाषा। अगला क्वेश्चन बनता है कि बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं, मतलब बहुभाषावाद के क्या लाभ हैं। अब इसको हम समझते हैं बहुभाषावाद के लाभ। बहुभाषावाद को हम इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। बहुभाषावाद एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं व उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अब मान लीजिए आप लोकल अपने स्टेट को छोड़ देते हैं। अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं कोई एक दिल्ली का बंदा है लोकल, और वो दिल्ली को छोड़ के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार या किसी अदर स्टेट में चले जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट उसको क्या होगा कि उसको अगर दो भाषा को लैंग्वेज का ज्ञान होगा तो वो अपने लोकल में उसको यूज़ करके अपना काम कर सकता है, यानी उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कि उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आप मान लीजिए अभी ज़्यादातर दिल्ली के अंदर जो है आउट ऑफ द स्टेट के लोग रहते हैं, मतलब दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के अंदर रहने वाले सारे नागरिक दिल्ली के ही हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, अलग अलग स्टेट से पीपल आकर के यहाँ बसे हुए हैं। तो अब ऐसे में क्या है, अब सभी अलग अलग है। कुछ कुछ हैं यहाँ दिल्ली के नेटिव जो हैंगे तो उनको तो अच्छा खासा यहाँ का ज्ञान होगा, लेकिन बाकियों को इतना नहीं होगा।
तो ऐसे में क्या होता है कि अब आपके साथ कई लोग फ्रॉड भी करते हैं, तो फ्रॉड से आप बचेंगे, विनिमय अच्छे से कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ज्ञान यहाँ का अर्जित कर सकते हैं, आपको कार्य करने में आसानी होगी। तो कई प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हैं, कोई ऐसे कार्य हैं जहाँ पे आपको बहुभाषावादी होना ज़रूरी भी है और फ़ायदा भी है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अतः पीढ़ी, एक मिनट, अतः पीढ़ी गतिशीलता तथा अंतरा पीढ़ी गतिशीलता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अतः पीढ़ी गतिशील, अतः पीढ़ी वह गतिशीलता होती है जो दो या दो से अधिक पीढ़ियों के माध्यम से गतिशील होती है, और अंतः पीढ़ी गतिशीलता का निर्धारण पिता व पुत्र की सामाजिक परिस्थितियों के बीच तुलना करके किया जाता है। अंतः पीढ़ी, अगर इसको देखते हैं तो एक ऐसी है जिसके अंदर दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल में माने कि हमारे फादर से उनके फादर और फादर से उनके भी ग्रैंडफादर जो होते हैं, तो ऐसे करके जो हमारी चल रही है पीढ़ी, तो उसको हम अंतः पीढ़ी कहते हैं। यानी कि जो हमारे फैमिली की तरफ से, हमारे बर्थ रिलेटिव साइड से जो कार्य चलते आ रहे हैं, जैसे कि भी हम मानते हैं कि कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो हर फैमिली के अलग अलग होते हैं। किसी का पूजा पाठ अलग होती है, किसी का कुछ विश्वास अलग होता है, किसी चीज़ में किसी का धर्म अलग अलग होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम अंतः पीढ़ी में लेते हैं, यानी कि जो हम लोगों को बर्थ साइड से हमें मिली है। और अंतः पीढ़ी क्या होती है? अंतः पीढ़ी एक गतिशीलता निर्धारण करती है, जो कि किसके बीच हो सकती है? सिर्फ दो, एक हम, एक उनके जो जो भी फादर होते हैं उनकी तरफ से, यानी पिता और पुत्र के बीच में जो भी रिश्ता है उसके ऊपर निर्धारित करती है। उसी के बीच में सामाजिक परिस्थितियों के बीच तुलना करके इसको किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि पुत्र को पिता की परिस्थिति की तुलना में उच्च परिस्थिति प्राप्त हो तब पुत्र उच्च स्तरीय गतिशीलता को अभिव्यक्त करता है। यदि पुत्र की परिस्थिति पिता की परिस्थिति के निम्न हो तो पतनोमुखी गतिशीलता से संबंध है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके फादर हैं, जैसे कि अभी आपके फादर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं और आप उनसे कुछ अच्छा कार्य करते हैं, मिडिल क्लास से ऊपर थोड़े से उठ जाते हैं, तो आप अंततः उसमें आएंगे। और अगर वैसे नहीं करते, अगर अपने फादर के ही निम्न चलते हैं या फिर उनसे नीचे चलते हैं, तो आप उस किस में आएंगे? अपने पतनोमुखी गतिशीलता के अंदर आप आते हैं। अंतरा गतिशीलता मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर एक डिफरेंस पूछता है कि लिंग और जेंडर में क्या फ़र्क है। हम अगर बेसिक हम देखें तो कोई भी सुनेगा इसको क्या बोलेगा कि लिंग और जेंडर एक ही चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम यही सुनते आ रहे हैं। हिंदी में बोलते तो लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और इंग्लिश में अगर बोलते तो उसमें मेल और फीमेल पूछ लेते, बस यही फ़र्क हमें पता है। लेकिन नहीं, अगर इसके अंदर हम देखें तो लिंग क्या होता है? लिंग एक कुदरती होता है या नेचुरल होता है, जो हमारे बर्थ से हमारे को डिसाइड होता है। बर्थ से कैसे डिसाइड होता है कि बर्थ से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इसमें मेल है, कौन फीमेल है, कौन किस तरीके से बनेगा, कौन किस तरीके से बनेगा। तो ये हम दोनों के बीच डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक है और ये दो है, अब इसमें ये मेल है, ये फीमेल है, ये हम कैसे पता करेंगे? बाय बर्थ कुछ साइन ऐसे होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन क्या है। तो इसको हम कहते हैं कि लिंग। और अगर वहीं हम जेंडर रोल पूछते हैं तो जेंडर क्या होता है? जेंडर एक मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं बाय किसी सर्जरी हो गया, किसी डॉक्टर के थ्रू, या किसी अदर प्रोसेस के थ्रू उसको हम चेंज कर सकते हैं और उसको चेंज किया भी जा सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि लिंग को चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, लिंग हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ जेंडर को चेंज कर सकते हैं। जेंडर साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसको साइंटिस्ट के द्वारा या किसी डॉक्टर के थ्रू, कई सर्जरीज के थ्रू, कई प्रोसेस के थ्रू उसको चेंज किया जा सकता है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। अब आता है भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व की चर्चा कीजिए। घरेलू भाषा 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 बच्चे के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया।
अभी हम इसको ना समझ के देखिए, मैं आपको जितना भी समझा रहा हूँ मैंने डिस्क्रिप्टिव तो कर ही रखा है, लिख ही रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या कुछ पढ़ भी सकते हैं। अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे जल्दी ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहली बात अगर समझते हैं तो भाषा क्या है। भाषा एक मीडियम है जो 1 से 2 व्यक्तियों के बीच में आवश्यक चीज़ के तौर पे काम करता है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से खाना पीना, इच्छा या आवश्यकता के बारे में या वस्त्र प्राप्त करने के बारे में या कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो हम उससे डायरेक्ट बोल के बातचीत करके निपटा सकते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरा है कि सामाजिक वाद विवाद अगर हो जाए, किसी से संवाद करना हो, साझा संवाद करना हो या कोई भी अदर कार्य करना हो तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मानसिक विकास करना हो, सामाजिक विकास करना हो तो उसमें भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी क्या है? भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में भी कार्य करती है। यदि हम किसी को अगर कुछ समझाना है या अभी हम कुछ सीख ही रहे हैं, अभी मेरे को किसी भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो मैं उसको सीखूँ कैसे? कोई ना कोई तो भाषा चाहिएगी। अभी मैं जैसे इसके आपको वीडियो थ्रू समझा रहा हूँ तो आपको समझने के लिए भी तो ये भाषा आनी चाहिए। आपको कोई भाषा ही नहीं आती तो आप कैसे समझोगे? तो इसीलिए हमें भाषा भी ज़रूरी होती है। चौथा पॉइंट, अक्सर एक भाषा के माध्यम से विचारों का व्यक्त करना और सीखने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। अब घरेलू भाषा का वह रूप है। घरेलू भाषा ऐसी भाषा होती है जिसको कि परिवार के थ्रू या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हमको सिखाया जाता है या हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारी फैमिली में जो भी भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि मेरी फैमिली है, आपकी फैमिली मान लो, तो सबसे ज़्यादा कॉमन भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी में हम बातचीत करते हैं, बचपन से हिंदी सुनते तो हमें भी सीखनी नहीं पड़ती वो भाषा। हम बाय जेनेटिकली ये कह दें या साइकोलॉजिकली कह दें, हम उसको डायरेक्ट सीख जाते हैं, कैसे ना कैसे करके सीख ही लेते हैं। हिंदी बोलना, हिंदी लिखना हमें समझ आई जाती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब लेकिन हम कोई दूसरी भाषा सीखें, जैसे कोई हिंदी है, हिंदी किसी को आती है, उसको हम कह दें स्पेनिश सीख लो, अरेबिक सीख लो, उर्दू सीख लो, या कोई उर्दू जिसको आती है उसको कहें हम हिंदी सीख लो, तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। उसको क्या है, उसको प्रॉपर उसके बारे में पढ़ना होगा, सीखना होगा, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना होगा जहाँ पर उस भाषा को ज़्यादा प्रयोग लिया जाता हो। तो इसका उपयोग होता है जो घरेलू भाषा के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं। अब आता क्वेश्चन, लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता एक सामाजिक और पारंपरिक धारणा है जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके लैंगिक पहचान के आधार पर बराबरी, अधिकार और मौके की समान उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। अभी हम इसके अंदर, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था सामाजिक बहिष्कार, उसके अंदर एक एग्जांपल दिया था कि फ़ीमेल कैंडिडेट जितने भी होते थे उनको एजुकेशन का राइट नहीं था उस टाइम, है ना, कि उनको एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए या फिर और भी किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं जाने दिया था। तो ऐसे भी हम देख के चलें तो अभी के टाइम में तो इतना नहीं है। अभी के टाइम में क्या है कि अभी तक टाइम में सबको लीगली ये दे रखा है कि हर किसी के पास एजुकेशन का राइट है ना। तो उस टाइम में नहीं था। उस टाइम में क्या नहीं था, मेल्स को दिया था लेकिन फीमेल्स को नहीं दिया था। तो ये क्या था, ये एक लैंगिक असमानता थी। तो इसी के लिए कई कई प्रकार के कानून, कई प्रकार के नियम बने हैं कि मेल फीमेल जो है उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके और दोनों को एक जैसा समान अवसर मिले। अब इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट कई प्रकार के सरकारी उद्योगों में या सरकारी कंपनियों में सरकारी काम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कहीं पे ये नहीं है कि हमें लड़की चाहिए या हमको सिर्फ मेल्स कैंडिडेट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रायोरिटी दोनों को दी जाएगी। दोनों में से जो भी बेस्ट होगा या फिर जिसका लक अच्छा होगा वो उसके ऊपर है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लैंगिक समानता क्या है? वो ये है कि मेल्स और फीमेल कैंडिडेट में या कोई अदर कोई ऐसी कैटेगरी है, EWS हो गया जैसे, या फिर ट्रांसजेंडर हो गया कह दें, तो इन सब के बीच में जो है कोई डिफरेंस का आपको ऐसा कोई इशू ना आए, इसको हम समानता कहते हैं। अब आया कि लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मेल्स फीमेल्स या किसी अदर कैटेगरी के अंदर कोई असमानता ना हो, कि उन लोगों के बीच में हम डिस्क्रिमिनेशन ना कर सकें, भेदभाव ना कर सकें। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम मान के चलें, दूसरा पॉइंट इसमें क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे योग्य उम्मीदवार होते हैं, कई ऐसे योग्य कैंडिडेट होते हैं जिनको कि
हमेशा पीछे रखा जाता है, दबा के रखा जाता है कि मेल्स और फीमेल्स के तौर पे किसी को फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो फीमेल्स को देता है, जबकि मेल के पास उससे ज़्यादा कुछ होती है एबिलिटी, लेकिन फिर भी उसको नहीं रखते। या फिर हमको मेल चाहिए और हमसे अच्छा कोई फीमेल अगर हैगी तो उसको फिर भी नहीं रखा जाता। तो इसका फ़ायदा यहाँ पर होता है कि आपको दोनों को अवसर मिलता है समान, और दोनों के पास प्रॉपर राइट होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा एबल है कंपनी के लिए या कौन ज़्यादा सूटेबल है। अवसर दोनों को एक समान मिलते हैं, दोनों को एक जैसा रखा जाता है, भेदभाव नहीं होता। इन सब चीज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, या चाहे कैसे भी हो। अब आता है आपका क्वेश्चन कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एक सामाजिक और मानसिक धारणा है जिसमें व्यक्तियों को उनके लिंग के आधार पर किसी विशिष्ट प्रकार की विशेषताओं या भौतिक स्वभाव और सामाजिक भूमिका के साथ जुड़ा जाता है। यानी कि अभी हम मान के चले कि कोई मेल और फीमेल है, तो मेल्स के लिए कोई एक ही कार्य बना हो, जैसे अभी आपने पढ़ा कि फीमेल्स को एजुकेशन का राइट नहीं था, और जितना बिजनेस करने का या फिर बाहर का जो भी कोई काम था या पढ़ने का जो भी काम था वो मेल्स के पास था, फीमेल्स के पास नहीं था। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग क्या मतलब कि कोई भी एक विशिष्ट कार्य, किसी भी एक विशिष्ट कैटेगरी, एक ख़ास तौर पे ख़ास कैटेगरी को हम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे अभी के टाइम में क्या होता है, अभी कई जगह पे ऐसा वाद विवाद चलता है कि हम एससी को ज़्यादा देते हैं, एससी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी कैटेगरी को नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो निम्न जाति में आते हैं, लोअर क्लास में आते हैं, तो जिसके कारण समाज उनको उतनी इज्जत नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता। तो जिसके कारण उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो फेवर दिया जाता है कि आपको हम इतना देंगे और बचा हुआ बाकी इनको देंगे। तो ऐसा इसलिए होता है। तो इसको हम स्टीरियोटाइपिंग के अंदर जोड़ते हैं। यह स्टीरियोटाइप और पूर्वग्रह से की बुनाई करता है और लोगों को विशिष्ट रूप में व्यवहार करने की अपेक्षा करता है, जिससे जेंडर के बारे में गलत धारणाएं पैदा होती हैं। अब ऐसा क्या है, अब मान लीजिए कि कोई मेल और फीमेल कैंडिडेट किसी उसमें बैठे हुए, इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, और कोई इंटरव्यूअर है, उसने देखा कि मेरे को ये चाहिए, मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। उसने दोनों में से किसी एक को देखा और बिना इंटरव्यू के, चाहे इंटरव्यू हो चाहे ना हो, किसी एक को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को यही चाहिए, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, अब जो दूसरा जो व्यक्ति है जो रिजेक्ट हो गया, उसके दिमाग में तो यही बनेगा कि इसने हमको जेंडर के तौर पे डिस्क्रिमिनेशन किया, या फिर उसको लड़का देख के या लड़की देख के उसको रख लिया, मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ऐसी अवधारणा क्या है लोगों के बीच में बन जाती है, वो इसी वजह से बनती है। तो इसी को हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पितृसत्ता क्या है। पितृसत्ता पितृसत्ता आपने कई बार पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में ये वर्ड सुना होगा, कई बार हिंदी में भी आता है ये वर्ड। तो इसका हम समझते क्या है। पितृसत्ता का मतलब होता है कि पिता की सत्ता या प्राधिकार, प्राधिकृति। अब इसमें क्या होता है कि जो फादर है, फादर फादर की जितनी जायदाद है उसका सन, सन के बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन, ऐसे करते करते दी जाती है। पितृसत्ता यह एक सामाजिक या पारंपरिक अधिकार का संकेत हो सकता है जिसमें पिता या पुरुष व्यक्ति को परिवार या समाज में अधिकार और संचालन की अधिक सत्ता मिलती है, जबकि अन्य व्यक्तियों के पास प्रति यह सत्ता नहीं होती है। पितृसत्ता अक्सर लिंग, जाति या सामाजिक दरबार के माध्यम में प्रकट होती है। अब इसमें क्या है कि आप मान लीजिए कितने में अयोग्य कैंडिडेट हो, लेकिन अगर फैमिली में इकलौते चाइल्ड आप हो, या फिर आपके साथ और फैमिली है लेकिन उसमें सिर्फ एक मेल आप हो, तो फादर के बाद क्या करते हैं, जो भी मेल जो भी होता है फैमिली में, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, वो सारी अथॉरिटी जो फादर के पास में थी वो उस मेल कैंडिडेट को दे दी जाती है, लेकिन फीमेल्स को नहीं दी जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को पितृसत्ता कहते हैं। यानी कि फैमिली में जो भी मेल होगा वो फैमिली टू फैमिली उसको डिलीवर होती जाएगी। तो दैट्स गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।